आज से महज कुछ दिनों पहले ये ब्लास्ट लेबनान के बेरट में हुआ। इस ब्लास्ट की वीडियो इंटरनेट में ट्रेंड कर रही थी। हर कोई अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इस वीडियो को शेयर करने में लगा था। जरा खुद को इस जगह में रखकर ये अंदाजा लगाइए कि ये मंजर कितना खौफनाक है। इस ब्लास्ट के आसपास के कई सारे मकान, कई सारी इमारतें चकनाचूर होकर के ढह गई। सैकड़ों की तादाद में लोग मरे और हजारों की तादाद में लोग जख्मी हो गए। तो आज के हमारी इस वीडियो का सवाल ही यही है कि आखिर क्या होता है जब एक शहर में एक बहुत ही ताकतवर ब्लास्ट, यानी कि जब एक न्यूक्लियर ब्लास्ट होता है। अचानक से हुई इस तबाही का मंजर कैसा होता है और इस तबाही के मंजर के बाद के हालात कैसे होते हैं। तो चलिए फिर इस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। जरा फर्ज कीजिए कि आप एक शहर के बीचों बीच है। लोग अपने कामों में व्यस्त है। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, यंगस्टर्स एग्जाम के लिए जा रहे हैं, दुकानें खुली हुई हैं, रोड में ट्रैफिक है, सब कुछ सामान्य है। फिर यहां पर अचानक से होता है एक ब्लास्ट और फिर यहां पर सब कुछ रुक जाता है। महज 1 सेकेंड से भी कम समय में इस ब्लास्ट का फेज 1 शुरू हो जाता है। 1 मिलीसेकेंड में प्लाज्मा का एक गोला जो कि हमारे सूरज से भी ज्यादा गर्म होता है पैदा हो जाता है और फिर पलक झपकते ही ये 2 किलोमीटर जितना बड़ा एक आग के गोले में तब्दील हो जाता है। और तब इस विशालकाय आग के गोले के अंदर जो भी होता है वो खत्म हो जाता है। जब भी आप एक गर्मा गर्म तवे या कढ़ाई में एक बूंद पानी छिड़कते हैं, एक झटके में छन की आवाज के साथ वो बूंद गायब हो जाती है। इसी तरीके से ज्यादातर इमारतें, गाड़ियां, पेड़ पौधे, चौक में बनी मूर्तियां और सारे इंसान जो इस आग के गोले के अंदर होते हैं वो पलक झपकाते ही भाप बन जाएंगे। शुरू में एक छोटी सी रोशनी, फिर एक बहुत ही तेज और जबरदस्त उजाला पूरे शहर को ढक जाएगा। और अगर ये रोशनी आपके आंखों में पड़ती है तो आप कई घंटों के लिए अंधे हो जाएंगे। इस अचानक से पैदा हुई रोशनी की गर्मी एक थर्मल पल्स पैदा करेगी। ये थर्मल पल्स इतना ज्यादा गर्म और इतना ज्यादा ताकतवर होगा जो कि 13 किलोमीटर के रेडियस के अंदर की सारी चीजों को जला करके राख कर देगा। प्लास्टिक की चीजें, लकड़ियां, कपड़े, बाल, इंसानी चमड़ी, हर वो चीज जो जलने लायक है 500 किलोमीटर स्क्वायर के अंदर जलने लगेगी। अगर आप इस थर्मल पल्स के रास्ते में होंगे तो एक पल आप अपने काम में लगे होंगे और अगले ही पल आप आग में लिपटे होंगे। और फिर यहाँ पर शुरू होगा फेज 2। फेज 2 की शुरुआत कुछ सेकंड्स के बाद होगी। ज्यादातर लोगों को ब्लास्ट के दौरान या बाद में इस बात का एहसास हो जाएगा कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन सैकड़ों हजारों लोगों के लिए काफी देर हो चुकी होगी। वो विशालकाय आग का गोला और वो चकाचौंध रोशनी मिलकर झटकेदार ताकतवर फैलती गर्म हवा उत्पन्न करेगी जिसे कहते हैं शॉक वेव, जो कि आवाज की गति से तेज होती है और ऐसे हवाओं को जन्म देती है जो कि तूफान, बवंडर और सुनामी से भी ज्यादा तेज और मजबूत होते हैं। हवा की इस ताकत के सामने इंसान का बनाया कुछ भी नहीं टिकता। इस आग के गोले के 1 किलोमीटर के अंदर सारी इमारतें चुटकियों में ही धूल बन जाते हैं। बस उन इमारतों के स्टील और कंक्रीट से बने कुछ मलबे ही बचे रहते हैं। 175 किलोमीटर स्क्वायर के दायरे में ये शॉक वेव सभी इमारतों को, पेड़ पौधों को, जंगलों को ताश की पत्तियों की तरह उड़ा देता है। हजारों लाखों लोग इस घटना की चपेट में आ जाते हैं जिनको संभलने का भी मौका नहीं मिलता। आसपास के सभी गैस स्टेशन, पेट्रोल पंप विस्फोट कर जाते हैं और चारों तरफ के मलबों में आग ही आग होता है। मशरूम की शक्ल का आग, धुआं और राख के गुबार का एक गोला आसमान में उड़ता है जो कि पूरे शहर को अब अंधेरे में ढक देता है। यह गोला अपनी तरफ तेजी से हवा को खींचता है जो ताजी ऑक्सीजन को खींचते हुए इमारतों को नुकसान पहुंचाती है। और अब यहाँ से जो भी चीजें होती है वो शहरों पे तय होती है। अगर शहरों में आसपास जलने वाली चीजें ज्यादा है, गाड़ियां बहुत है, पेट्रोल और फ्यूल के सोर्सेज ज्यादा है, तो नतीजा ऑक्सीजन और आग मिलकर उस शहर के मलबे को आग की भट्टी बना देते हैं। नतीजा मलबों में फंसे जिंदा लोग बच नहीं पाते। इस विस्फोट के 21 किलोमीटर की दूरी तक आपके और मेरे जैसे कई सारे लोग इस विस्फोट की वीडियो या फिर फोटो लेने की कोशिश करते हुए अपने खिड़कियों की तरफ बढ़ेंगे, इस बात से अनजान कि ब्लास्ट से निकला वो शॉक वेव इनकी तरफ आ रहा है जो उनके खिड़कियों के शीशों को चकनाचूर कर उन्हें बुरी तरीके से घायल कर देगा। और अब फिर यहाँ पर से फेज 3 कुछ घंटों या फिर हो सकता है 1-2 दिन के बाद आएगा, जब आपको ये लगेगा कि कोई न कोई सहायता जरूर आएगी। लेकिन इस बार का मसला थोड़ा अलग है। हालांकि एक बहुत बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट या फिर एक परमाणु विस्फोट शुरुआती वक्त में एक आम कुदरती आपदा, एक कुदरती मुसीबत की तरह ही होता है, तब वहाँ हजारों, लाखों या फिर करोड़ों लोग गंभीर रूप से घायल हो सकते हैं। अपाहिज, टूटी हड्डियां या फिर गंभीर रूप से जले हुए। और इसी वजह से आने वाले कुछ मिनट या घंटों में इन गंभीर चोटों की वजह से और सैकड़ों लोग मरेंगे। अनगिनत संख्या में कई सारे लोग इमारतों के मलबों के नीचे दबे हुए होंगे, जैसा कि एक भूकंप में होता है जो अचानक हुए चकाचौंध रोशनी और विस्फोट की आवाज की वजह से सुन और देख नहीं पाएंगे। वो डरे, घबराए, सहमे हुए लोग जो मलबों में फंसे होंगे और निकल नहीं पाएंगे, ये समझ नहीं पा रहे होंगे कि आखिर उनके साथ ये क्या और क्यों हुआ। उस शहर के इमारतों से
सटे हुए सारे अस्पताल, किसी भी तरीके की मेडिकल हेल्प, सारे मेडिकल स्टाफ, डॉक्टर, नर्सेस बुरी तरीके से घायल होंगे या मर चुके होंगे। खुशकिस्मती से जो भी लोग मेट्रो के टनल में या फिर अपने घर के बेसमेंट में बिना जले बिना घायल हुए छुपने में कामयाब थे, उनके ऊपर से भी अभी पूरा खतरा टला नहीं है। इस बात पे निर्भर करते हुए कि कैसा पदार्थ है और किस जगह पे विस्फोट हुआ है, साथ ही साथ मौसम कैसा है। अब यहाँ पर एक काली बारिश शुरू होगी जो आसमान में मंडराती हुई जहरीली रेडियो एक्टिव राख और धूल का मिश्रण होगा जो शहर में बरसना शुरू हो जाएगा। ये राख की बारिश पूरे शहर को और शहर के लोगों को ढक देगी और अब फिर यहाँ पर से पूरे शहर में शहर के लोगों के लिए रेडिएशन का खतरा शुरू होगा। बचे हुए हर एक जिंदा इंसान और जानवर की हर एक सांस उनके फेफड़ों में जहर खींच रही होगी और इसी वजह से आने वाले कुछ ही दिनों में कई सारे लोग जिन्होंने भी रेडिएशन को अपने फेफड़ों में हासिल किया है वो गुजर जाएंगे और इस ब्लास्ट के बाद महज आने वाले कुछ घंटे ही नहीं बल्कि कई दिनों तक लोगों के लिए किसी भी तरह की मदद नहीं आएगी। धुएं और राख के गुबार का असर बहुत ज्यादा होगा, रेडिएशन का खतरा भी बहुत ज्यादा होगा और इसी वजह से लोगों की प्लेन और हेलीकॉप्टर के साथ मदद करना काफी मुश्किल होगा। कम्युनिकेशन यानी कि संचार व्यवस्था पूरी तरीके से ठप होगी। बुनियादी सुविधाएं जैसे रोड, ब्रिज, ट्रेन नहीं होंगे, ना बिजली होगी, ना ही पानी होगा और ना ही किसी तरह का ट्रांसपोर्ट, ना ही कोई दुकान जहाँ से लोग अपने लिए राहत सामग्री इकट्ठा कर सके। आसपास के शहरों से मदद मिलना भी काफी मुश्किल रहेगा और अगर मदद करने की कोशिश भी की जाए तो आसपास के रेडिएशन की वजह से लोगों के ज्यादा करीब जाना काफी घातक होगा। इंसानी सभ्यता कुछ वक्त के लिए ठप पड़ जाती है और उस वक्त आपका एकमात्र सहारा होंगे आप खुद। धीरे धीरे लोग मलबों से निकलना शुरू करेंगे। रेडिएशन से भरे अपने हाथों में कुछ बचे कुछ जरूरत का सामान लिए वो धीमे होंगे, दर्द में होंगे, सदमे और जख्मी होंगे। उन्हें खाने की, पीने की और मेडिकल ट्रीटमेंट की सख्त जरूरत होगी। परमाणु हथियारों से की गई इस तरह की बर्बादी धुएं के छट जाने से या आग के बुझ जाने से खत्म नहीं हो जाती। हमारे आसपास के सभी अस्पताल इस तरह के भीषण बर्बादी को झेलने के लिए नहीं बने हैं। तब हमारे सभी अस्पताल हजारों लाखों की तादाद में आए जख्मी लोगों से भर जाएंगे और आने वाले हफ्तों, महीनों या सालों में बचे हुए लोग रेडिएशन के असर से पैदा हुए कैंसर की वजह से मर जाएंगे। किसी भी देश की सरकार ये नहीं चाहती है कि आप इस चीज के बारे में सोचें, क्योंकि एक न्यूक्लियर ब्लास्ट के परिणाम को रोकने के लिए या काबू करने के लिए हम इंसानों के पास कोई तरीका नहीं है। किसी भी तरह के परमाणु हमले में तुरंत घायल हुए लोगों की मदद करना नामुमकिन है, क्योंकि ये कोई चक्रवाती तूफान नहीं है, ना ही बाढ़ है, ना ही जंगलों की आग है और ना ही कोई भूकंप, बल्कि एक परमाणु हमला इन सभी चीजों का मिश्रण होता है जो कि अचानक एक ही बार में एक ही साथ शुरू हो जाता है। और इसी वजह से हमारी इस दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जो इस तरह के हमले के लिए तैयार हो। गुजरे कई सालों में दुनिया काफी बदल गई है। दुनिया भर के लीडर्स एक दूसरे को खुलेआम परमाणु हमले के लिए धमकी देते रहते हैं। दुनिया के हर मुल्क की सरकारें अपने देश की जनताओं को ये बात जरूर कहती है कि परमाणु हथियार का हमारे पास होना अच्छा है, लेकिन वहीं अगर ये किसी और देश के पास हो तो ये बुरा है। जरा फर्ज कीजिए दो देश के पॉलिटिकल लीडर्स आपसी खुन्नस में एक दूसरे के ऊपर परमाणु हथियारों से बमबारी कर देते हैं। सहायता और खिलाफ में और भी कई सारे देशों को इस बेतुके बेमतलब के जंग में उतरना पड़ता है और देखते ही देखते पूरी की पूरी दुनिया इस जंग में डूब जाती है और फिर बस 2 दिन, मात्र 2 दिन और हमारी ये खूबसूरत सी दुनिया खत्म। हम इस भयानक तबाही से बस एक सन की सोच की दूरी पे हैं। वैसे इस तबाही से बचने का एक तरीका है कि हम नए परमाणु हथियार ना बनाएं और पुराने परमाणु हथियारों को डिसमेंटल कर दे और टुकड़ों को निस्तानाबूद कर दिया जाए। वैसे भी एक सर्वे के हिसाब से पूरे दुनिया की 2/3 मुल्के और उनके बशिंदे नहीं चाहते कि परमाणु हथियार इस दुनिया में हमारे बीच मौजूद रहे। वैसे ये ख्याल काफी बड़ा है और ये तभी हो सकता है जब आप और मेरे जैसे लोग एक साथ कदम से कदम मिलाकर इस मुहिम का हिस्सा बने। जय हिंद, जय भारत।